अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचेगा जो है डिबेट ऑन लिबरलाइजेशन। तो अब हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से ग्लोबलाइजेशन की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लिबरलाइजेशन आया था इंडिया में और लिबरलाइजेशन के आने की वजह से बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज की गई थी। जैसे स्टेट लेड जो स्टेट जिन जिन चीज़ों में हमें सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से स्टेट हमें मदद करता था कुछ ट्रेड की जगहों पे या कहीं पे सब्सिडीज़ देना, तो इन सब चीज़ों को हटा दिया गया था लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ के आने के बाद, जो 1980 से स्टार्ट की गई थी। उन पॉलिसीज़ के आने के बाद जो है लिबरलाइजेशन आया था और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ थी उससे इंडिया का जो मार्केट है वो एक तरीके से जो वर्ल्ड मार्केट है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसके लिए खुल गया था। और उसके बाद हम लोग इसी चीज़ को एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे लिबरलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे और उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो अभी हम इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे और अभी हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो ग्लोबलाइजेशन तक ही लिमिटेड रखेंगे। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसका बेसिक मतलब ही ये होता है कि ग्लोबली वर्ल्ड से कनेक्ट होना। ग्लोबली जो है हमारा जो कनेक्शन है, हमारी जो इंडियन मार्केट्स हैं उनको जब ग्लोबली खोल दिया गया, जब उनको बाहर के प्रोड्यूसर्स और बाहर के लोगों के लिए बाहर की मार्केट्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि मार्केट्स खोल दी गई, बाहर की मार्केट से कनेक्ट हो गया। इसका क्या मतलब है कि बाहर की मार्केट से हमारी मार्केट कनेक्ट हो गई? वो जो मतलब है वो हमें ग्लोबलाइजेशन के मतलब में, जब हम अभी आगे फीचर्स पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो हमें समझ आएगा कि ये कनेक्शन हुआ तो हुआ कैसे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन चूज़ किया 1980 से, और जितनी भी जो स्टेट लेड डेवलपमेंट था जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा था हमारे वेलफेयर के लिए, वो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना हाथ एक तरीके से पीछे ले लिया था, जो अपने इंटरवेंशन है वो कम कर दिए थे और अब उन्होंने जो है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन अपना लिया था। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन जो है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बट अभी एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन है वो एक तरीके से फ्री मार्केट को जो है सपोर्ट करता है। जैसा कि हमने पहले भी चैप्टर में इसी बारे में बात करी थी, हमने एडम स्मिथ के बारे में स्टार्टिंग में यही बात करी थी कि जो लिबरलाइजेशन जो एडम स्मिथ है वो फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है। और फ्री मार्केट एक ऐसी टाइप की मार्केट होती है जहाँ पे किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता, ना गवर्नमेंट से, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से, ना कोई एजेंसी से। फ्री मार्केट एक तरीके से खुली मार्केट होती है। उसको वहाँ पे जो कॉस्ट है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस होते हैं और फ्री मार्केट जो है इसी वजह से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ये एडम स्मिथ का मानना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इंडिया ने ये इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन अपनाई, लिबरलाइजेशन जो है वो एक तरीके की फ्री मार्केट ही है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपना एक तरीके से एक बैक स्टेप ले लेती है और अब इतना सपोर्ट नहीं करती लोकल प्रोड्यूसर्स को, और उसकी जगह जो है वो जो मार्केट से जो डिसीजंस आते हैं इकोनॉमिकली उसको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और वो कोशिश करती हैं कि सबके सब जो हैं वो अपनी मार्केट बनाएं और अपनी मार्केट के थ्रू ही अपना जो है वो पैसे कमाएं या फिर अपना वेलफेयर देखें। उनको जो बेनिफिट्स हैं वो फ्री मार्केट के थ्रू हो, ना कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन मेनली वही होता है कि वो गवर्नमेंट का जो है वो इंटरवेंशन मार्केट से हटा देती है। उसके बाद ये जो शिफ्ट आया था ये ग्लोबलाइजेशन के एरा में आया था और ग्लोबलाइजेशन जो है वो लिबरलाइजेशन के आते ही ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। ये एक कनेक्शन है लिबरलाइजेशन में और ग्लोबलाइजेशन में। तो जो ग्लोबलाइजेशन आया था उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हम अपनी मार्केट्स फ्री कर देते हैं, इसका मतलब है एक फेयर कंपटीशन होगा। कहीं पे भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी और जो बाहर के जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ एक मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं। इसे कहते हैं मार्केट का खुलना, या जिसे हम कहते हैं कि जो मार्केट है वो एक ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि अब हम जो बेच रहे हैं वो सिर्फ हम लोग नहीं बेच रहे हैं, हमारे
हमारे जैसे कोई फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी इंडिया में आके अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं फ्रीली। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन। पर ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये सिर्फ एक मार्केट से लिमिटेड नहीं रह जाता जहाँ पे हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं या कंज्यूमर्स की बात करते हैं। नहीं, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ बेचने या ख़रीदने से रिलेटेड नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो बहुत सारे ट्रेंड्स इंक्लूड करता है, जैसे इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़। ये चीज़ हम जानते ही हैं कि अब आज के टाइम पे ये पॉसिबल हो गया है कि जो कमोडिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बहुत सारे वेज़ हैं, हम रोडवेज़ ले लें, रेलवेज़ ले लें, एयरवेज़ ले लें, तो इवन जो कंट्री टू कंट्री है वो कमोडिटीज़ पहुंचाई जा सकती हैं और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो इंटरनेशनल मूवमेंट हो रहा है कमोडिटीज़ का, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ मनी, हम करेंसी के बारे में जानते हैं, करेंसी एक्सचेंज होता रहता है। ये सब चीज़ों का जो रिस्पॉन्सिबल है ये भी ग्लोबलाइजेशन ही है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, अब आज के ज़माने में अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इतना ज़्यादा फैल गया है पूरी मार्केट में कि इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है वो भी एक तरीके से अब ग्लोबल हो गया है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं अमेरिका या किसी और कंट्री में जाके भी पता लगती है तो वो इंफॉर्मेशन अब इंडिया तक भी पहुंच जाती है। कैसे? इंटरनेट के थ्रू। और ये सब जो है ये सब भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहती। जो इंफॉर्मेशन है वो पूरे वर्ल्ड में अब हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं और ये सब भी पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। उसके बाद अगर हम पीपल की बात करें तो पहले के टाइम पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना एक आसान बात नहीं थी, बट क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन आ गया है तो इतने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास है कि अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हम जा सकते हैं, दूसरी कंट्री में जाके जॉब्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो यही एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन है कि ये इंटरनेशनल मूवमेंट पॉसिबल करता है। इंटरनेशनली जो है वो मूवमेंट्स पॉसिबल हो जाती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन की हो, चाहे वो पीपल की हो, चाहे अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें या मनी की बात करें। बट अब ये सब चीज़ें तो जहाँ पे एक तरफ चल रही हैं, हमने माना ग्लोबलाइजेशन आ गया, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स से कॉम्पीट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसकी वजह से जो लोग हैं जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बेटर है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करना शुरू कर दिया। और अब जो मार्केट्स हैं वो सिर्फ एक लोकल तक लिमिटेड नहीं रही है, सिर्फ एक कंट्री में लिमिटेड नहीं रही है। जो मार्केट्स हैं वो एक तरीके से ओपन है ग्लोबल वर्ल्ड के लिए और हम लोग जो है ग्लोबली अपना सामान अब बेच सकते हैं और बेनिफिट कमा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन ने अब पॉसिबल कर दिया है कि जो पीपल है वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, वो दूसरी कंट्री भी उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हैं। और उसके साथ ही साथ हम ये बात भी जानते हैं कि जो कमोडिटीज़ का मूवमेंट है वो भी पॉसिबल हो चुका है, चाहे फिर वो कंट्री से दूसरी कंट्री में कमोडिटीज़ पहुंचाना हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो अब ये सब जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी पहले वो सब ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद अब हम जब इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं एक तरीके से काम करने के लिए, ये सब मूवमेंट पॉसिबल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से ही ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाई है। जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हो, जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उतना फास्ट जो है ये मूवमेंट जो है उतना फास्ट ये मूवमेंट चलता है। तो अगर हम देखें तो अब कुछ भी चीज़ एक कंट्री तक लिमिटेड रखना बहुत बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ जो है वो अब पूरी कंट्री में चली जाती है, डिफरेंट कंट्रीज तक जा सकती है। तो एक कंट्री तक लिमिटेड रखना कोई भी इंफॉर्मेशन को, ये अब बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है और ये अब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और ये जो हम टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते रहते हैं वो भी अब कंट्री टू कंट्री यूज़ करना शुरू कर दिया है लोगों ने। जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है और उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी
अच्छा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कितने सारे फ़ायदे हैं और ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से कितना कुछ पॉसिबल हो गया है। उसके साथ साथ अब हम जो पढ़ेंगे एक सेंट्रल फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम ग्लोबलाइजेशन की इतनी बात कर रहे हैं, इतना कुछ पॉसिबल कर दिया है ग्लोबलाइजेशन ने, तो अब फीचर क्या, यू नो व्हाट इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो वो है इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स जो होती हैं, इसका मतलब ये है कि आज के ज़माने में जो मार्केट्स है वो इतनी ज़्यादा ग्लोबली कनेक्टेड है, हर एक मार्केट दूसरे मार्केट से कनेक्टेड है कि अगर कभी भी किसी भी मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कहीं पे किसी और कंट्री की मार्केट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका जो असर है वो दूसरी मार्केट्स में भी देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कि मार्केट्स अब ग्लोबली इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि अगर एक मार्केट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एक मार्केट में कुछ भी ट्रबल होता है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें बाकी कंट्रीज़ की मार्केट्स में भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम इंक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात करें, इसका मतलब है कि जो आजकल जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्रोडक्शन चलती है वो एक कंट्री तक सीमित नहीं रहती, वो प्रोडक्शन जो है अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड तक जा रही है और डिफरेंट वर्ल्ड्स में प्रोडक्शन होना शुरू कर दिया गया है। इसे हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ही ये है कि अब जो प्रोडक्शन हो रही है वो सिर्फ एक पार्ट या एक कंट्री में नहीं होती, किसी चीज़ की प्रोडक्शन को भी फैला दिया गया है और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं और एक कंट्री में उन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के उन सबको जॉइन करके वो प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं कि इंक्रीजिंग एक्सटेंशन जो हो रहा है मार्केट का, ये सब भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो रहा है। ऑल्सो जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर हम इंडिया का भी एग्जाम्पल लें तो इंडिया एक बहुत ही फ़ायदेमंद कंट्री है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए जो वेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उनको बहुत ही चीप लेबर मिलता है, जिसकी वजह से जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और वो लोग ज़्यादा, जो वेस्ट की वो जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट कर पाती हैं इन चीज़ों की वजह से। और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, वो बहुत ही फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो यूजुअली अपने जो कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में खोलते हैं, या जो आउटसोर्सिंग करनी होती है वो इंडिया में करते हैं। बिकॉज पहली चीज़, यहाँ पे लेबर जो है उनमें बहुत ज़्यादा ब्रेन्स हैं, जैसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं जो यहाँ का लेबर फोर्स है। और सेकेंडली जो मेन चीज़ है कि बहुत ही चीप लेबर है यहाँ पे जो लेबर है वो इतना महंगा नहीं है, जिसकी वजह से कंट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये दो चीज़ें जो है, इसका मतलब यही है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ मनी और गुड्स का ही वो नहीं करता, सिर्फ मनी या गुड्स ही एक्सचेंज नहीं होते हैं, उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन में जो है जो पीपल है वो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, कल्चरल प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कल्चरल प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि क्योंकि अब हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, अब हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कुछ भी एक कंट्री से लिमिटेड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ होती है और पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें पता होता है, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसी वजह से जो कल्चर है वो भी काफ़ी हद तक जो है अफेक्ट होता है। अब हमारे, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया जो है बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे होते हैं, बट वो कल्चर्स जो है अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया को ही पता है उन कल्चर्स के बारे में, कि कल्चर्स जो है ये फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और लोग इन कल्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ अब इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ इंडिया, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग ही उसे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो इवन कल्चर है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि अब कल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं और उनको बेचा जाता है
ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ऑल्सो जो कल्चर है वो अफेक्ट हो रहा है दूसरे कल्चर से भी। जब हम कुछ और कल्चर देखते हैं तो आजकल के जो कल्चर्स हैं वो एग्जैक्टली वो कल्चर नहीं है जो ट्रेडिशनल टाइम में होते थे। आजकल के कल्चर्स जो है वो ग्लोबलाइजेशन से अफेक्ट हो चुके हैं, और अफेक्ट होने की वजह से उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनली चेंजेस आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कैसे कल्चर का भी यहाँ पे हम कल्चरल ट्रेडिशंस का भी एक तरीके से एक एक्सटेंट तक हम लोग जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, तो हम इसमें ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारा जो एंशिएंट नॉलेज थी स्पिरिचुअलिटी की या फिर आयुर्वेदा की, क्योंकि पहले के टाइम पे हम ये मेडिसिन वगैरह नहीं यूज़ करते थे, हम जो यूज़ करते थे उसे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते थे, जो बेसिकली प्लांट्स से बनती थी और नेचर से बनती थी, फॉरेस्ट से बनती थी। तो ये जो पूरी की पूरी हमारी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी को लेके, गॉड को लेके, और या फिर अगर हम बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेके, ये भी अब सिर्फ इंडिया तक नहीं लिमिटेड है। पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदिक मेडिसिन या स्पिरिचुअलिटी के लेसन टीच किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में जो है ये फेमस है। और ये नॉलेज जो स्प्रेड हुई है इसका इस भी एक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन। तो हम देख रहे हैं जो हमारा कल्चर भी है वो भी एक तरीके से ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया है, पूरे वर्ल्ड तक रीच कर रहा है, और हर कोई जो है अब कल्चरल एक्सचेंज में एक तरीके से अब एक पॉसिबल हो चुका है। उसके बाद हम एक बात करते हैं इंटरनेशनल टूरिज़्म की। जो ग्लोबलाइजेशन है उसने एक चीज़ जो पॉसिबल करी है वो है इंटरनेशनल टूरिज़्म। मतलब अगर हम एक देश गए हैं तो हम दूसरे देश में जाके घूम सकते हैं, दूसरे देश के जो त्यौहार है वो वहाँ जाके मना सकते हैं, और इस तरीके से जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है वो पॉसिबल हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है वो ये सजेस्ट करता है कि कैसे कल्चर जो है वो इटसेल्फ एक कमोडिटी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो हम यही देखना चाहते हैं कि उनका कल्चर क्या है, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे कैसे त्यौहार मनाते हैं। हम ये सब देखने के लिए दूसरी कंट्री जाती है और दूसरी कंट्री के कल्चर को एक तरीके से पढ़ने की या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कैसे कल्चर जो है, जो पहले के टाइम पे कमोडिटी नहीं था बट आजकल के टाइम में कमोडिटी बन चुका है, और इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है वो पॉसिबल हो गया है। उसके बाद हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एक इंडियन फेस्टिवल की, जो हम कहते हैं एक एनुअल फेयर लगता है पुष्कर राजस्थान में। फेयर का मतलब होता है मेला। तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है हर साल, और वो पुष्कर मेला जो है वो टूरिज़्म का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी जगहों से, काफ़ी कंट्रीज से आते हैं इस मेले को देखने के लिए। और इवन जो काफ़ी ट्रेडर्स हैं और जो पैस्टोरलिस्ट हैं, मतलब जो लोग फार्मर्स हैं जिनके पास लाइफ स्टॉक है, वो सबके सब जो जिनके पास एनिमल्स हैं जैसे गाय भैंसें जो चढ़ते हैं, तो ऐसे जो ऐसे ट्रेडर्स हैं और जो ऐसे पैस्टोरलिस्ट हैं जिनके पास लाइफ स्टॉक है, वो सबके सब इस फेयर में आते हैं और जो हैं अपने एनिमल्स को एक तरीके से ट्रेड करते हैं अपने एनिमल्स का। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक फेयर का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो ये फेयर है ये एकदम एक हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल से पहले आता है, और उस फेस्टिवल का नाम है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे जो काफ़ी पिलग्रिम्स हैं वो पुष्कर लेक में जाके, जो हम पुष्कर लेक को बहुत ज़्यादा होली, बहुत ज़्यादा सीक्रेट मानते हैं, तो उस पुष्कर लेक में जाके जो है वो बेद करते हैं, और इसी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी दूर दूर से इन पिलग्रिम्स को भी देखने आते हैं। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कैसे जो टूरिज़्म है वो भी एक तरह जो कल्चर है वो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से फैलना शुरू हो गया और एक कमोडिटी बन चुका है जो इंस्पायर करता है इंटरनेशनल टूरिज़्म को। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कैसे लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ की वजह से जिसकी वजह से जो स्टेट इंटरवेंशन है वो कम हो गया है मार्केट में, उन
उन सब चीज़ों की वजह से एक प्रोसेस आ गया है और जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और जो ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब है इंटरकनेक्टेडनेस अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है कनेक्टिविटी होना, इसी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। और कनेक्टिविटी सिर्फ कमोडिटीज़ की नहीं होती, कनेक्टिविटी कमोडिटीज़ के साथ साथ मनी की होती है, पीपल की होती है, उसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन की होती है। और इन सब चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके साथ ही साथ हमने सेंट्रल फीचर पढ़ा ग्लोबलाइजेशन का, विच इंक्लूड्स इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कि कैसे जो है मार्केट्स जो है पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी हैं, कैसे एक मार्केट में अगर कुछ भी फ़र्क पड़ता है तो दूसरे मार्केट में उसका असर देखा जा सकता है। यही है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। और हमने उसके साथ साथ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ा। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसी चीज़ की कि जो मार्केट्स हैं वो उनका जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक कंट्री तक अब पॉसिबल, मतलब एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहा है, प्रोडक्शन जो है पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। उसके बाद हमने यही पढ़ा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही एक्सचेंज नहीं होता, बट उसके साथ साथ कल्चर का भी एक्सचेंज होना शुरू हो गया, कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसका भी एक्सचेंज होना शुरू हो गया। और हमने इसमें स्पिरिचुअलिटी या आयुर्वेदा का जो नॉलेज है उसका एक एग्जाम्पल लिया था कि अब वो इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में पता लग चुका है। और उसके बाद हमने इंटरनेशनल टूरिज़्म के बारे में पढ़ा कि कैसे अब कल्चर जो है वो एक कमोडिटी बन चुका है, और कमोडिटी बनने की वजह से ही अब उसकी वजह से इंटरनेशनल टूरिज़्म पॉसिबल है। और इसमें जो है हमने एग्जाम्पल लिया था पुष्कर मेला की, कि वो कैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और कैसे टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इस मेले की तरफ। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक ग्लोबलाइजेशन के ऊपर।